तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू की बात यहाँ पर लीज़ी में से होती है। ये ज़्यादा तो बोलता नहीं था, बट उसे फिर भी थोड़ी बहुत प्रेरित करता है। और वो भी एट द एंड में मतलब मन ही मन बोलती है, बट बोलती है कि मैं जल्दी अपना धर्मपुट लेने वाली हूँ। अब आके धीरे धीरे समय निकलता और 10 महीने निकल चुके थे। 10वां महीना आधा निकल चुका था। और क्योंकि सेवन ब्लड जो था समुद्र के किनारे था, तो यहाँ पर ठंडी का उतना सीन नहीं था। जू इस दौरान शाम का समय हो रहा था और अपने बर्थ की तरफ वापस जा रहा था। ग्रे रोब पहन के था भाई अपना, लंबे बाल लहरा रहे थे चंद्रमा की किरणों के बीच में। ऐसा एक लोनली फिगर ये दिख रहा था और फिर से कुछ पुराने दिन ये याद कर रहा था। तो देखो, जो उनका डिनर विनर हुआ था उसे पीते हुए 15-20 दिन हो चुके थे। प्रमोशन वमोशन तो कुछ नहीं हुआ था जू का, लेकिन इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या था, कल्टीवेशन, जिसमें ये लगा हुआ था। सी परफॉर्मिंग जिसका स्क्रिप्चर था वो 7th लेवल के पीक पर था। सेम इसका जो सीन माउंटेन इनकांटेशन था वो भी उसी लेवल पे था, यानी बॉडी कल्टीवेशन। लेकिन फिर भी ये जानता था जब 8th लेवल पे भी पहुंच जाएगा दोनों की, फिर भी वो काफी नहीं होगा वज्रा सेक्ट के लीडर को मारने के लिए। हाँ, अगर अपनी परछाई को यूज करता है, अचानक से अटैक करता है, तो थोड़े समय तक टेक सकता है। इसके फिलहाल दो मकसद, एक तो वज्रा सेक्ट के लीडर को मारना और वो मरमैन को मारना। और मरमैन को मारने के लिए तो इसको बस मौका चाहिए था, क्योंकि उस बंदे के साथ ना हमेशा धर्मा प्रोटेक्टर्स रहते थे। दिमाग में यह आता है कि कुछ तो करना पड़ेगा उस बंदे को ट्रैक करने के लिए। तो फिलहाल अपने हार्बर नंबर 79 पे ये पहुंच चुका था। और कोई ऐसा फील नहीं करता कि कोई इससे घूर रहा है, क्योंकि लोग ऐसे छिपके घूरते हैं, लेकिन वैसा नहीं था, क्योंकि अब नाम ये बना चुका था। बहुत कम लोग थे जो इसे टारगेट करना चाहेंगे। नाव इसकी लगभग 60 मीटर से लंबी हो चुकी थी, 9 मीटर चौड़ी, ब्लैक कलर की। उस पर जो डिफेंसेस है इसके स्केल्स वगैरह काफी टफ हो चुके थे, अलग लाइट चमकती थी। इसमें अलग सब केबिन भी आ चुका था। तो अभी तक नाव पर भाई ने 100 स्पिरिचुअल स्टोन भी खर्चे कर दिए थे। मिड लेवल के मटेरियल अभी ये यूज करता था, क्लास 6 का बना चुका था। इसका दिमाग में यही था, इसको जो वेल मछली होती है उसका खोपड़ी चाहिए। और कब चाहिए, जब इसका कल्टीवेशन 8वें लेवल पे पहुंच जाएगा, फिर ये थर्मापोर्ट को 7th लेवल पे ले जाना चाहेगा। उसके बाद समुद्री क्षेत्र में ये जाना चाहता था। धीरे धीरे कल्टीवेशन करते रहता है, सुबह का समय हो जाता है। अब नाइट डोब वगैरह का मैटर रहता भी नहीं था, चीजें पहले से काफी ज्यादा रिलैक्स थी क्राइम डिपार्टमेंट में। कभी कभी ऐसा होता था कि जाना पड़ता था, लेकिन बहुत कम। फिलहाल मतलब ये कैप्टन और कुछ भी लोगों के साथ पेट्रोलिंग पे था। पेट्रोलिंग मतलब बाहर जा रहा था, क्योंकि पेट्रोल डिपार्टमेंट अलग है एक, और कैप्टन इसका एक्सप्लेन कर रहे थे पेट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में, डिस्पैच डिपार्टमेंट के बारे में, पायलट असिस्टेंट डिवीजन के बारे में। ये लोग पोर्ट के आसपास बेसिकली काम करते हैं। फिलहाल कुछ तो मैटर चल रहा था, झगड़े उगड़े पायलट डिपार्टमेंट और डिस्पैच डिपार्टमेंट के बीच में। तो ये जो पायलट वाले थे ना, ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे पोर्ट ऑफिस मतलब डिस्पैच डिवीजन के बाहर आके। और उन्हें लग रहा था कि वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने क्राइम डिपार्टमेंट की मदद मांगी थी। इसलिए कैप्टन अपने कुछ साथियों को लेकर यहाँ आए थे। और कुछ पैसों का मैटर था कि जो हार्बर नंबर 96 है कुछ उससे रिलेटेड था। खैर, इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करके मतलब भी नहीं है। और डिस्कशन चल रहा था कि जो जोंग हिंग करके बंदा है ना, जो कॉन्क्लेव डिसाइपल, वो पता है उसको हार्बर नंबर 96 में एक जगह मिली है। वो रूल बदलने को देख रहा है, क्योंकि वो कॉन्क्लेव डिसाइपल है। नॉर्मली क्या होता था, उस जगह के जो पैसे डिवाइड होते थे 50-50 होते थे। बट जोंग हेंग की वजह से वो क्या कर रहे हैं कि 90 हम लोगों को चाहिए और 10 तुम लोगों को, जिसकी वजह से पायलट डिपार्टमेंट वाले गुस्से में थे। तो जू वगैरह वहां पर पहुंच जाते हैं हार्बर नंबर 96 के पास में, जहाँ पर बड़ा सा गेट था। पायलट डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा हुआ था और वहीं पर डिस्पैच डिसाइपल्स भी खड़े थे और पेट्रोल डिपार्टमेंट वाले भी खड़े थे, जो कि इनका झगड़ा सुलझा रहे थे। कैप्टन को यहाँ पर दिखाया जाता, मतलब क्राइम डिपार्टमेंट भी अब पहुंच चुका था, तो बहुत लोगों की नजरें जाती है। कैप्टन बस तो अपना सेव खा रहे थे। कैप्टन को फर्क भी नहीं पड़ता, एक जगह ढूंढते हैं पहले बैठते हैं, देख रहे थे कैसे चल रही चीजें। क्योंकि देखो, क्राइम डिपार्टमेंट का काम क्या है, या वायलेंट डिपार्टमेंट, जो भी इनको बोल लो, कि मैटर जब झगड़े में बदल जाए तभी ये कुछ करेंगे। जू इस दौरान देखता है, लेकिन उसको जोंग हेंग दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक बंदा इसे दिखाई देता है जो पायलट डिपार्टमेंट की तरफ था, थोड़ा मोटा बंदा था। यही वो बंदा था ना जिसने जू को कुछ वो पौधे वौधे दिए थे, अगर आपको याद हो, वो आंगयान। और वो पायलट डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा था और डिस्पैच वालों को गालियां दे रहा था कि हमें उसका पैसा तो चाहिए, नहीं तो हम बिल वगैरह कैसे बनाएंगे, कल्टीवेशन में कैसे आगे बढ़ेंगे। और जिस बोल जैसे रहा था ये सामने में, तो एक मिडिल एज कल्टीवेटर जो कि जोंग हेंग का कुत्ता हो, ऐसा समझ लो, उसे काफी गुस्सा आ रहा था। उसने भी ग्रे रोब पहना था, लेकिन उसका यह था कि जोंग हेंग का साथी है और जोंग हेंग भाई कॉन्क्लेव डिसाइपल है, तो लोग इसे इज्जत देते थे। थोड़ा समय बीतने के बाद ये कहता है कि शांति से रहना है, निकल लो यहाँ से। ये सुनकर के पायलट डिपार्टमेंट के जो डिसाइपल्स है उनको और गुस्सा आता है, और डिस्पैच वालों को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है 7 ब्लड सेक्ट कैसे काम करता है। सब यहाँ पर जो भी आए हैं भाई नॉर्मल तरीके से तो नहीं है, मारा पीटी करके ही आए हैं, बैटल करके, सरवाइव करके। और ये सुन करके वांग यान को गुस्सा आता है, वो आगे पड़ता है बहुत तेजी से और बैटल शुरू हो जाता है। पेट्रोल डिपार्टमेंट वाले अब भाई पीछे हट जाते, वो क्या ही कर सकते थे। लेकिन अब जू वगैरह उठते हैं, जू कैप्टन की तरफ देखते हैं। कैप्टन कहते थोड़ा और रुक जाओ,
क्योटिक बैटल है, थोड़ा बैटल कर लेने दो, उसके बाद हम आगे जाएंगे। जितना मुझे समझ में आ रहा है सेक्ट खुद नहीं चाहता है कि भाई डिपार्टमेंट्स के बीच में झगड़े हो, तो कोई ना कोई बड़ा आदमी आएगा यहाँ पर। जू देखता है भीड़ के बीच में हुआंग यान को, बहुत गुस्से में वो बैटल कर रहा था, की कंडेंसेशन के 7th लेवल पे था। और जू की नजर पड़ती है वो डिस्पैच डिपार्टमेंट का जो मिडिल ईस्ट कल्टिवेटर था, जो पूरी चीजें घुमा रहा था, बात वही कर रहा था और गुस्से से देख रहा था हुआंग यान को। अब हुआंग यान कैसा किसी और से बैटल कर रहा था, मतलब अपोजिट साइड था। ये एक तलवार से उसके ऊपर अटैक कर देता है, डैगर से बेसिकली। डैगर थोड़ा ब्लूइश कलर का चमक रहा था, बेसिकली उसमें जहर भी मिक्स था। अब वांग यान भाई दूसरे से बैटल करता, उसे क्या पता कि पीछे से भाई किसी ने अटैक कर दिया, वो भी इसके गर्दन की तरफ। जू क्या करता है ना, एक वाटर की बूंद बनाता है और फ्लिक कर देता है डैगर की तरफ। डैगर और वाटर की जो बूंद थी एक दूसरे से टकराती और डैगर का डायरेक्शन बदल जाता है और वांग यान के साइड से निकल जाता है। वांग यांग देखता है जू की तरफ और ऐसा मुंडी हिलाता है और उसे अब गुस्सा आता है, उस मिडिल ईस्ट कल्टीवेटर की तरफ देखता है और उसकी तरफ पूछ जाता है। मिडिल ईस्ट भागने को देखता है लेकिन वांग यान इसे ब्लॉक कर देता है। बैटल चलते रहता है और कैजुअलिटीज बढ़ते जाती है, मतलब बहुत लोग सीरियसली इंजर्ड भी हो रहे थे, कुछ मर भी रहेंगे क्योंकि उसके बारे में यहाँ जिक्र अभी तक नहीं है। कैप्टन इस दौरान जू की तरफ देखकर स्माइल करते तो वो कुछ कहता नहीं है। और जू ने क्यों मदद की थी वांग यान की, क्योंकि उस दिन वांग यान ने उसे वो भाई पौधे होते दिए थे। फाइनली यहाँ पर जब बैटल और ज्यादा इंटेंस हो जाता है तो अचानक से एक बजली के समान गूंजती आवाज आती है कि सभी लोग शांत हो जाओ। ऊपर में एक बंदे प्रकट हो, कैप्टन भी खड़े हो जाते कि अब काम करने का समय आ चुका है। ऊपर जो बंदा प्रकट हुआ था ना वो वॉयलेट डव स्टॉर्म में था। सभी लोग इन्हें पहचानते थे और ग्रीट करते हैं गार्ड ली कह के। जोंग भी फाइनली बाहर निकलता है और इनकी तरफ रेस्पेक्ट दिखाता है। जो और फील करता है ना अपना जू, वो उसको समझ में ये आता है कि जो गार्ड ली है वो आराम से वजरा सेक्ट के जो पैट्रियार्च है उनसे स्ट्रॉन्गर है। और गार्ड ली कहते हैं कि मुझे एल्डर जाओ ने भेजा है। जितने डिसाइपल्स यानी डिस्पैच और पायलट वाले फालतू के बैटल कर रहे थे उन्हें 3 मंथ की सैलरी नहीं मिलेगी। पायलट डिपार्टमेंट को जैसा पहले मिलता था पैसा वैसा ही मिलेगा। फिर ये कहते हैं जोंग हैंग एल्डर जाओ तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो मेरे साथ। गार्ड ली काफी निराश थे, वैसा दिखाते नहीं है लेकिन जाओ जोंग हिंग से निराश थे क्योंकि जो एल्डर जाओ है इसके साथ दादाजी हैं। ये बंदा कॉन्क्लेव डिसाइपल है तो अपने बैकग्राउंड का फायदा उठा करके नीचे के बंदों यानी ऑप्टिक डिसाइपल्स को बुली करता है। कैसे इतने अच्छे एल्डर के इतने मतलब बेवकूफ पोता हो सकता है। मनी मन ये भी सोच रहे थे। जोंग हैंग की अलग फट जाती, उसके जाने के बाद मैटर वैसे ही रिजॉल्व हो जाता है। कैप्टन इधर से खाते कहते चलो भाई खेल खत्म हो चुका है। और वो बोलते हैं मतलब सबको बताते हैं कि इस बार जोंग हैंग की अच्छी पिटाई होगी। जू जाते जाते ना ऐसा साइड से देखता है हुआंग यान की तरफ और फिर यहाँ से निकल जाता है। अब जाने के बाद जब इसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी तो कुछ समय उस मरमैन को फिर से ट्रैक करता है। फिर जब मौका नहीं मिलता तो धर्मापोर्ट वापस लौट जाता है। इसका यही था कि यार कल्टीवेशन में तो ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, धर्मापोर्ट को कैसे अपग्रेड करूं। जो मटेरियल्स चाहिए उसके लिए पैसे ज्यादा लग रहे हैं। मस्त अपना मदिरा पान कर रहा था और सोच रहा था यार उस पैलेस लॉज वाले ओनर को निपटाता हूँ। फिलहाल ये कल्टीवेशन में लग जाता है, समय गुजरता है। धीरे धीरे अच्छी रात का समय हो चुका था। जू इस दौरान नाव के बाहर देखता है, एक कदम चलने की आवाज आती है और आवाज आते ब्रदर जू मैं हूँ फुआंग यान पायलट डिपार्टमेंट से। जू बाहर निकलता इस बंदे की तरफ देखता। देखो उस मैटर के बाद क्या हुआ था, भाई अपना पीने होने चला गया था। फिर से जू की याद आई। जू की क्यों याद है, क्योंकि जू ने मदद की थी तो उसके बारे में ढूंढता है और इसे थैंक्स बोलने आया था। जू कहता उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने मुझे वैसे भी उस समय वो स्पिरिचुअल लीव्स दिए थे। फिर वांग यान को याद आता है हाँ तुमने मेरी मदद इसलिए की, मैंने वो कुछ तो दिया था तुम्हें स्पिरिचुअल लीव्स। जू बोलता है कुछ नहीं आपने 7 दिए थे टोटल। वांग यान का ये देखा बस वो थैंक्स बोलने आया था, फिर चला जाएगा, बातचीत नहीं करना था। फिर बोलता है यार ये बंदा तो जैसा दिखता है उससे काफी अलग है, बहुत अलग है मतलब। तो ये 2 अंडे निकालता है और चंद्र के प्रकाश में अलग ही चमकते कि आप बहुत सही बंदे हो, मैं आपको अंडा देना चाहूंगा। और जब अंडा फेंकता है ना तो देखो धर्मापोर्ट का डिफेंस है, नॉर्मली इसे ब्लॉक करना चाहिए लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाता है धर्मापोर्ट, मतलब एक्टिविटी नहीं होते वो। जू भी सरप्राइज होता है। जू पहले पानी की कुछ बूंदे बनाता और एग को घेर लेता और अंडा पूरा होल था, उसमें क्रैक्स भी नहीं है। जू जानना चाहता था क्या चीज है और जू मतलब देखता ना वांग यान के पास जो अंडा था उसमें वो होल करता उसमें से अलग खुशबू निकलती है। इतना तो समझ में आ जाता है अंडा बहुत खास है। और तू भी वैसे ही होल करने की कोशिश करता है अपनी उंगली से लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। तो वांग यान बोलता है तुम्हें अपनी थूक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये थोड़ी विचित्र चीजें हैं और जू भी वैसे ही करता है और होल कर देता है, अंडे से अलग खुशबू निकलती है। इसका कल्टीवेशन में मानो फर्क आने लगता है और जू फाइनली से हल्का सा खाता है, फिर और ज्यादा, फिर पीने लगता, मतलब खाने जो भी बोलो। वांग यान देख रहा था जू कुछ तो बोलेगा लेकिन जू रिएक्ट नहीं करता। फाइनली भाई ये पूछता है तुम्हें क्या लगता है अच्छा था। जू बताता है हाँ बहुत अच्छा। जू के थोड़े पसीने छूट रहे। फिर ये बताता है यार मुझे बहुत मेहनत लगा ये हासिल करने में, मेरी बड़ी बहन को ये काफी पसंद है लेकिन आज मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। वांग यान को भी समझ में आने लगा था जू कैसा बनता है। वांग यान बाहर था, वो अपने बोट पे था, उन्होंने एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, समय निकलते जाते और जू अंडे को पी रहा था जो भी बोल लो। फाइनली मतलब भाई ये बोलता है कि यार जू तुम बहुत सुंदर हो, मतलब हैंडसम हो,
तो लड़कियाँ भाई तुम जिसको भी पसंद करोगे ना वो भी काफ़ी असुरक्षित महसूस करेगी कि कहीं तुम्हें कोई और लड़की ना पसंद कर ले। लेकिन मुझे देखो मेरे सामने लड़कियाँ ऐसा नहीं फ़ील करेंगी क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। इधर ज़ू की एक अंडे का बूँद भी ना व्यर्थ हो उस चीज़ में लगा हुआ था और बोलता नहीं है कुछ फिर भी वांग को फ़र्क नहीं पड़ता है। फाइनली पूछता है ज़ू क्या तुम्हारे कोई स्पेशल है? ज़ू को समझ में आता है यार बंदा काफ़ी गर्म दिल का आदमी है और ज़ू ऐसा मुंडेलाता नहीं। तो ये बोलता है देखो मैंने तुम्हें बोला ना तुम बहुत सुंदर हो लेकिन लड़कियां भाई सोचेंगी ये बंदी की तो पहले से गर्लफ्रेंड होगी या ऐसा कुछ। मैं तुम्हें बताता हूँ आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन इसलिए नहीं कि पायलट डिपार्टमेंट ने मुझे रिपोर्ट दिया नहीं मुझे फाइनली समझ में आया कि मेरी बड़ी बहन मुझे पसंद करती है तो इन द सेंस मेरी केयर करती है। मैं उन्हें लंबे समय से गिफ्ट दे रहा हूँ आज उन्होंने पहली बार खुद से बोला कि उन्हें क्या चाहिए मतलब वो मुझे पसंद करती है। जो को क्या पता भाई क्योंकि प्यार में तो बंदा कभी पड़ा ही नहीं। जो उसकी तरफ देखता है कि ये बंदा काफी नशे में है फिलहाल इसको क्या ही बोलना है। इतना तो इसे भी ये भी पता था कि दुकान वाले ने भी बताया था ना जू को कि ये बंदा किसी लड़की के पीछे 7-8 साल से पड़ा हुआ है। जू बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन। ये सुन करके वांग ना अपने पेट पे ऐसा थपथपी मारता है कि हाँ मुझे पता है तुम जो बोल रहे हो सच में दिल से बोल रहे हो। और बोलता है अगर मुझे कोई दयालुता दिखाता है तो मैं जरूर दयालुता दिखाता हूँ तो तुमने मेरी मदद की है तो वो व्यर्थ तो नहीं जाना चाहिए। अभी कुछ तो सैक निकालता है लेदर का जो कि जू की तरफ फेंकता है और कहता है इसमें कुछ धर्मापोर्ट के मटेरियल्स मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो और मैं अब जा रहा हूँ कभी फिर मिलेंगे। अब जब ये बंदा चला जाता है तो जू अपने कैबिन के अंदर वापस लौट जाता है। तो जू की जो ऑरा थी थोड़ी दूर तक फैलती है लेकिन जू की ऑरा में वो पावर अभी नहीं दिखता। ये पावर धीरे धीरे बोल लो या इसकी ऑरा बोल लो एरोमा खुशबू बोल लो वो फैलती है छठवें पीक तक जाती है बट फिर वहां खत्म हो जाती है। अगर वापस आ पाती ना तो जू उस बंदे को पहचान जाता। वहां पर बेसिकली गोल्डन वजरा सेक्ट के पैट्रियार्च थे पहले से काफी बूढ़े दिख रहे पहाड़ी पे चढ़ रहे थे बेसिकली पूरा नहीं पहुंचे थे किसी पहाड़ी पर किसी घर पे जा रहे थे बेसिकली जो जिस पर लिखा हुआ था आइडल हाउस क्रोटो। फाइनली वहां पर ऐसा खटखटी मार कि आइडल क्लाउ हमारा पुराना मित्र आया हुआ है जो भी ऐसा कुछ तो बोलते हैं। देखो यहाँ आने में इनके काफी पैसे भी खर्च हुए थे ऐसे तो नहीं आए होंगे लेकिन उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता था। इनको इस बात से चिंता थी कि इनका जो दुश्मन है वो 7 ब्लड सेक्ट में है और स्ट्रांग बनते जा रहा है। फिलहाल इन्होंने जो जैसा बोला था सामने से कुछ रेस्पॉन्स नहीं आता। आधे घंटे बाद बोल रहे हैं जो भी तब एक आवाज आती है बहुत समय हो गया मास्टर फ्री स्पिरिट कि देखो वजरा सेक्ट के जो पैट्रियार्च है उनका असली नाम फ्री स्पिरिट था या असली नाम ही बोलो डाओइस्ट। डाओ दुनिया में एक अलग नाम होता है। अब ये नाम सुन करके इन्हें भी कुछ पुराने दिन याद आते हैं क्योंकि देखो जहाँ पे ये रहते हैं इन्हें तो सब पैट्रियार्च पैट्रियार्च कह के ही बुलाते हैं। फाइनली वो दरवाजा खुलता है बंदा जो बाहर आता उसने ब्लू कलर का डाओइस्ट रोब पहना था। इस बंदे के जो पैर थे ना वो मैकेनिकल थे। फिलहाल वो डिस्कस करते कि इतने लंबे समय बाद तुम यहाँ पे क्यों आए हो। फिर थोड़े समय के बाद ये जो अपने वजरा सेक्ट के ये पैट्रियार्च थे जू के रिलेटेड सभी चीजें एक्सप्लेन करते पूरी चीजें बताते कि वो मेरे सामान भी चुरा के ले गया सेक्ट को पॉइजन कर दिया। नॉर्मल बंदा होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता चला कि वो 7 ब्लड सेक्ट ज्वाइन कर चुका है और अच्छा भी कर रहा है इसलिए मुझे चिंता है। ऐसे बंदे जरूर अपना पुराना हिसाब चुकता करने आते हैं। मैंने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी है ऐसे बंदों के बारे में। मेरी गलती हर चीज एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे वो पावरफुल बनेगा वो जरूर आएगा। ये ओल्ड मैन जो थे सामने वाले आइडल क्लाउडिया जो भी नाम था ये सुन रहे थे और कहते क्या बकवास कर रहे हो कोई ऐसा बंदा ऐसा थोड़ी कुछ कर सकता है। मुझे लग रहा है आप कल्पना ज्यादा कर रहे हो इतनी चीजें ऐसी थोड़ी सही में हो जाती है। पर पैट्रियार्च कहते तुम समझ नहीं रहे हो मुझे मेरे सिक्स सेंस पे पूरा भरोसा है। अब देखो इन दोनों में कोई गहरी दोस्ती तो थी नहीं कभी कभी बहुत पहले मिले हैं। फिर भी वो बंदा पूछते हैं कि जहाँ कौन से पीक से असाइंड है वो तो ये बताते हैं पैट्रियार्च के साथ में नाम उसका जू किंग है क्राइम डिपार्टमेंट में है। ये सुनकर के ये बोलते हैं अरे वो ऑफ पीक डिसाइपल है ठीक है वो एक दूसरे को मार सकते हैं क्योंकि आपको भी पता है ऑफ पीक डिसाइपल्स के लिए कितना खतरा रहता है लेकिन सेक्ट के कुछ रूल्स है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। ये सुनकर के पैट्रियार्च को लगता है यार लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि जो भी सामान उसने चुराए हैं वो तो आपको वापस कर दे। अगर उसके पास वो सामान नहीं निकले तो उसके पास जो भी है वो आपको मैं दिलवा दूंगा। उसके बाद ये अपना टोकन निकालते और एक मैसेज भेजते हैं और फिर वजरा सेक्ट के लीडर से कहते हैं कर दिया मैंने और बोलते थोड़ा कल्टिवेशन पे अपने काम करो इतने साल हो गए और तुम अभी भी फाउंडेशन के अर्ली स्टेज में हो। फालतू की किताबें उताबें मत पढ़ते रहा करो कुछ कल्टिवेशन पे काम करो। पैट्रियार्च कुछ कहना चाहते थे बट रुक जाते कि कुछ भी बोलेंगे भाई सामने वाला तो बोलेगा ही। रेस्पेक्ट दिखाते इधर रात पूरा निकल जाता है तू अपना मजे में था। देखो सैक बाहर में अभी भी पड़ा हुआ था जो उसकी तरफ देखता है जो कि वांग यान ने से दिया था। उसके अंदर 3 म्यूटेंट बीस्ट के हिस्से थे 2 डायमंड शेप के खोपड़ियां और एक पंख। जू को लगता है कि इसके बोर्ड के टफनेस तो ये उतना बूस्ट नहीं कर पाए कि मैजिकल टेक्निक से रिलेटेड थे स्पीड से रिलेटेड थे बट जू सोचता अगर मैं इन्हें बेचूं तो कितना मिल जाएगा और प्लस इसने 1000 वाइट बोलसेस भी बना के रखे हैं। तो जू अपने सामान वामान लेकर के धर्मा बोर्ड को अपना वही बॉटल में उतार के फिर निकलता है नाश्ता वास्ता करके। तो जो दुकान वाला था ना वो जू को अब जान चुका था बिना कल्टीवेशन का बंदा था नॉर्मल रहवासी था लेकिन इसे देख करके काफी खुश होता था। इस बंदे के ऑरा में वो चीज नहीं है जो बाकी सब ब्लड डिसाइपल्स के है मतलब वो जो
निर्दयीपना बोल लो या जो भी। और जू को बोलना भी नहीं पड़ता था कुछ, ये खुद लाके खाना परोस देते थे क्योंकि इन्हें पता था जू क्या खाता है। और देखो जू जाता था, फिर वहाँ मीटिंग वोटिंग होती थी, जो भी उन चीज़ों को पूरा करता था, फिर गलियों में जाता था, उसके बाद चीज़ें को पूरा कर करके फिर ये दवाई की दुकान पे पहुंचता है। दुकान में एज यूजुअल काफ़ी भीड़ थी, लेकिन फिर भी देखो यार, दुकानदार भी इसे पहचानते थे, भीड़ में भी इसकी तरफ देखते हैं और इसको आवाज देते। बहुत समय बाद तुम्हें देख रहा, पौधे वौधे खरीदने आए हो या पिल्स बेचने? जो बोलता है पिल्स, और फिर ये 20 स्पिरिचुअल स्टोन इसे देने लगते हैं। जो बोलता है कि आप दवाइयों को देखोगे नहीं? दुकानदार बोलते बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें पता था कि भाई पिल्स तो ये बंदा हाई क्वालिटी के ही बनाता है, हाईएस्ट क्वालिटी के बनाता है। उसके बाद पैसे से अपना लेकर के ये निकल जाता है। और इसके जाने के बाद ना दुकानदार फिर से अपने टोकन से किसी को मैसेज भेजते हैं, यानी अपनी बॉस को, कोई आ जाए उनके सेवक वक और उनको ले जाके दवाइयाँ दे दे सेकंड पीक पर ले जा करके। और दवाई डिलीवर भी हो जाती है। उनके घर का नाम था क्रोटो। लड़की जो थी 16-17 साल की थी, उसने ऑरेंज टाविस्ट रोब पहने थे। पिल्स को देखती, एक तो सूर्य की किरणें, उसके बाद ही बंदी की बर्फीली बदन, लहराते बाल, प्रिंसेस से कम नहीं लगती थी। बाल इन्होंने बांध रखे थे हेयर पिन से, बट फिर भी कुछ जुल्फें जो चेहरे पे आ रही थी इन्हें और खूबसूरत बना रही थी। और ये जो लेडी थी ना, यही दुकान की मालकिन भी थी। लड़की जब पिल्स को फिर से एग्जामिन करती तो और हैरान हो जाती है, इस लेवल की प्योरिटी ये भी इस लेवल का बना सकती है, लेकिन लगातार नहीं बना सकती। लेकिन इस लड़की के अंदर ना वो एक फेयर कंपटीशन की भावना रहती थी कि नहीं यार, मुझे और बेहतर बनना है, कि वो बंदा तो 7th पीक का है, थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन इनके पास था, और मैं तो डाउ ऑफ एल्केमी यानी 2nd पीक की हूँ, तो मुझे बेहतर होना चाहिए। ये भी कुछ पिल्स बनाने में फिर से यानी वाइट बोलसेस बनाने में लग जाती है। इधर तू अपना ना जो 6वें पीक के डिसाइपल्स यहाँ दुकान लगाते थे उस एरिया में पहुंचता, लेकिन ये फील करता है कि यार ये दुकान वाले इससे अलग लुक दे रहे, क्या सच में इसे देख रहे हैं? तो ये और चौकस हो जाता है और सोचता है छोड़, आज नहीं खरीदूंगा सामान। ये अपने हार्बर नंबर 79 की तरफ बढ़ जाता है। कल्टीवेशन दिन बीतता है, कुछ होता नहीं, लेकिन जू को फिर भी कुछ संदेह हो रहा था। जहाँ भी जा रहा था वहां इसे वैसा फील होता है। और कुछ दिन ऐसे और बीतते, ये चीजें सेफ हैं, दुकान पे जाता है उस तरफ जहां पर ये कभी गया नहीं था। अब देखो यार, आपको सामान खरीदना, अपग्रेड करवाना है तो 6 पीक के डिसाइपल्स के पास ही जाना पड़ेगा, और उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनका इस चीज में यहाँ पर चलता है। अब कुछ विचित्र लग रहा था जू को, लेकिन ट्राई तो करना पड़ेगा। जू आगे बढ़ ही रहा था, तभी एक आवाज आती है, पहचानी आवाज। जू देखता है ये ऐसा पलट के तो वांग था, मोटा लौंडा अपना, दौड़ते दौड़ते बोलता है जू तुम्हें पता है मेरी एल्डर सिस्टर, फिर से उन्होंने मुझे मैसेज किया, आज बहुत खुश हूँ, तुम्हें कुछ अंडे खिलाता। जू सोच रहा था यार ये बंदा अवॉइड करता हूँ, लेकिन वो अंडे बहुत अच्छे थे, मटेरियल भी इस बंदे ने दिया। फिर बोलता है यार मुझे कुछ सामान बेचना है। तो ये बोलता है पैसे की कमी है क्या, मैं देता हूँ। तू मना करता है तो वांग बोलता है ठीक है चलो, मैं तुम्हारे साथ तो चल सकता हूँ, उसके बाद हम अंडे खाएंगे, ठीक है? और फिर बोलते है ये वाली दुकान ज्यादा बेहतर है, मैं यहाँ जा चुका हूँ। ये वही दुकान था जहाँ जू जाना चाहता था, और काफी व्यस्त भी दुकान था, भीड़ थी। वहां पर एक कस्टमर को ये पहचान भी लेता जो कि जैंगसन था। तो जू एंट्री करता है, जैंगसन भी इसे देखता है और स्माइल करता है, ग्रीट करता है। वांग इस दौरान कहता है यार सामान वामान बेचो, अंडे खाना है, ज्यादा जरूरी वो है। तो दुकान अच्छा था, 2 माले का दुकान था, 2 फ्लोर का, बहुत सारे सामान थे, जैसे म्यूटेंट बीस्ट के मटेरियल पड़े थे। तो जू जिससे सामान खरीद रहा था, दुकानदार ऊंचे काफी तगड़ी थी उसकी, स्माइल करता है देख के, फेलो डिसाइपल अब क्या खरीदना चाहेंगे? जू बोलता है मुझे कुछ सामान बेचने हैं। ये सामान निकालता है, कुछ आइटम वांगयान के थे, कुछ इसके पुराने थे, पुराने मतलब जिन लोगों को इसने मारा है उनके। तो ये दुकानदार कुछ तो बोलता है किसी साथी से अपने, और फिर देखता है की तरफ इन सामान के साथ कुछ गड़बड़ी। वजरा सेक्ट से मैं टच में आया था 7th पीक के थ्रू, उन्होंने बोला था कि उनके सेक्ट पे कुछ चोरी हुई थी लंबी तगड़ी, और ये सामान उनसे मिलते जुलते हैं। क्या सच में आप ये चुराए हुए सामान बेचना चाहते हैं मित्र? क्या सच में आप वजरा सेक्ट लूटे थे, या जो भी, वो भी हमारे 7th पीक का डिसाइपल? शॉपकीपर जानबूझ के चीजें तेज तेज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था ताकि सब लोग ये बात सुन पाए। जब ये चीजें बोलता है तो पूरे लोग जो भी यहाँ पर थे वो शांत हो जाते हैं। अब लोग जू और इस दुकानदार की तरफ देखने लगते हैं। जू को फर्क नहीं पड़ता था, उसे मालूम था ऐसा कुछ तो होगा, नहीं पता था किस चीज से रिलेटेड होगा, बट कुछ तो होगा। अब समझ में आता है, अच्छा तो ये चीजें उस पैट्रियार्च से रिलेटेड है, तो इसका जो किलिंग इंटेंट था ना वो और पड़ता। ये भी समझ में आता है कि कोई तो है 6 पीक का जिसके साथ पैट्रियार्च के रिलेशन अच्छे हैं। तो इस दौरान ना दुकानदार के गले की तरफ देखता है, समुद्र की तरफ फिर पलट के देखता है क्या करना है, रुकूं, जाऊं या मैटर में पढ़ूं। लेकिन तभी वांग यान गर्म हो जाता है भाई, जो काउंटर होता है ना टेबल का, उस पर अपना हाथ मारता, चुराया हुआ सामान, और उसमें से एक खोपड़ी तो उसने दी थी। तो वो बोलता है ये चुराया हुआ, मैंने इसे गिफ्ट दिया, ये मेरा सामान है। कैसे कहा ये चुराया हुआ है? और इस हड्डी को ना जो भी इसने सामान दिया था वो फेंक के दुकानदार के शकल पे मारता है। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट ए के मुसाफिर विदा लेता हूँ।